indefinite integration, indefinite integration। ठीक है। अब होता क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन आप लोग पता है, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या मतलब क्या बोलिए, यदि fx का डिफरेंशिएशन gx है तो उसका उल्टा gx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपका fx हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नई चीजें और इंक्लूड होंगी, वो अपन देखेंगे साइज में। तो मैं क्या बोलूंगा, आपका Integration is just reverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होगा, if d upon dx of fx, उसका इंटीग्रेशन मैं बोल दिया यदि gx हो गया तो मैं इसका उल्टा इंटीग्रेशन gx का इंटीग्रेशन मैं क्या बोलूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा, fx आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज हो रही है आपकी, c आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस है, इसका डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये अपन देखेंगे साइज में। तो सबसे पहले इसके सिंबल्स, इसका नोटेशन क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी ऐसा दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx, ये क्या दे रखा है आपका, gx प्लस c दे रखा है। तो ये किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन को डिनोट करने का मतलब होता है, तरीका होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये क्या होता है आपका, साइन ऑफ इंटीग्रल। इसको क्या बोल सकता हूं, फंक्शन whose इंटीग्रेशन इज, या फिर इसको एक और बोलते हैं फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है, या तो इसको ये बोलते हैं, या फिर इसको इंटीग्रेट भी बोलते हैं। नाम पता होना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है वो, या फिर इंटीग्रेट। ये dx क्या बता रहा है, dx क्या बता रहा है, dx बता रहा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर जिस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन किया जाता है वो आपका क्या है, dx बता रहा है। gx क्या होता है, ये तो इसको क्या बोल सकता हूं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की वैल्यू बोल सकता हूं, या फिर उसको क्या बोल सकता हूं, दूसरा नाम भी बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रिमिटिव। क्योंकि आपके मॉड्यूल में भी है, कई जगह क्वेश्चन में भी हो सकता है, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस, फाइंड द इंटीग्रल, या फिर फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसको ये भी बोल सकता हूं एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। और ये c है, c को मैं क्या बोलता हूं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब c है, यहाँ पे कांस्टेंट तो सुना था आप लोगों ने, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये नई चीज आ गई। कोई एक्सप्लेन करेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा। अनलॉक हो आप सब लोग, अनलॉक ही हो, कोई एक्सप्लेन करेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, कोई नहीं, कोई नहीं करेगा। देखो कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, जैसे 5 आ गया तो 5 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी सेम रहती है, मतलब उसकी वैल्यू जहां पे 5 है वही वैल्यू रहेगी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट व्हिच बिहेव लाइक कांस्टेंट बट व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू। जैसे आपका क्या c है, c की वैल्यू 5 भी हो सकती है, c की वैल्यू 10 भी हो सकती है, c की वैल्यू 15 भी हो सकती है, c की वैल्यू -20 भी हो सकती है, c की वैल्यू 0 भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब c एक कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट नहीं बोलूंगा, उसको मैं आर्बिट्रेरी बोलूंगा, कांस्टेंट बोलूंगा जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो लिख लेना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट which can take any finite constant value. Arbitrary constant is a constant which can take any finite constant value. मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब कांस्टेंट इसीलिए हुआ ना बेटा, कांस्टेंट इसीलिए हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट ही होगा। इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, मतलब कांस्टेंट की तरह रहेगा। ये एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होगा।
वेरिएबल अलग होता है, वेरिएबल अलग होता है, वेरिएबल अलग होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट का एक टाइप है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकता है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकता है, वेरिएबल अलग हो सकता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट बट whose value is not finite, whose value is not finite। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होती, मतलब वैल्यू कुछ भी ले सकता है, कांस्टेंट मतलब वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 15 होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, वो डिपेंड करेगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब निकलते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि रीजन बताओ, रीजन फॉर yc, yc comes in integration, c क्यों आता है इंटीग्रेशन, कौन बताएगा? c ये जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्यों आता है, कौन बताएगा रीजन इसका? c क्यों आता है, कौन बताएगा? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो आप लोग टाइप करो तो वेट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। जैसे मैं बोलूँ d/dx ऑफ बोल दिया sin x, sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका क्या है, cos x होता है। अब इसका उल्टा करूँ, इसका उल्टा करूँगा तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx, वो क्या जाएगा, sin x plus c आ जाएगा। सिमिलरली मैं बोलूँ d/dx of sin इनवर्स x, उसकी वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं उल्टा करूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx क्या जाएगा, sin इनवर्स x प्लस c। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किस तरीके से काम करता है वो बताने के लिए sin इनवर्स x को मैं बोल सकता हूं π/2 माइनस cos इनवर्स x, sin इनवर्स को बोल दिया प्लस c है। अब ये देखो, ये π/2 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट क्लब हो जाएगा, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं cos इनवर्स x प्लस c, ये भी बोल सकता हूं। अब इसको चाहे c बोलो चाहे c1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये c एक कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी आपकी है सेम है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन ये भी बोल सकता हूं या फिर ये भी बोल सकता हूं। c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्यों यहाँ पे भी c लिया है, यहाँ पे भी c लिया है, क्योंकि c दोनों डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है yc, कोई बताना चाहेगा? मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी वेट कर रहा हूँ, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। yc, c क्यों आता है? डिफरेंशियल में कांस्टेंट 0 हो जाता है, वो तो आगे की बात बेटा, लेकिन c आता क्यों है, ये रीजन नहीं है। देख, सिंपल सी चीज है, इसका आंसर होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता था? देयर एग्जिस्ट ए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करता था, ठीक है। अब यदि मैं सोचूं d/dx ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 2x होती है। अब इंटीग्रेशन ऑफ बोलो 2x into dx, इसकी वैल्यू बोलूंगा तो x स्क्वायर प्लस c बनेगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करूं, ये जो इंटीग्रेशन है x स्क्वायर प्लस c, x c की वैल्यू 0 रख दी, c की वैल्यू 0 रख दी तो बच जाएगा x स्क्वायर, c की वैल्यू 1 रख दी, c की वैल्यू 1 रख दी तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, c की वैल्यू 2 रख दी तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, c की वैल्यू -1 रख दी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसके किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मैंने बोल दिया, मान लीजिए कोई पॉइंट x इक्वल्स टू x1, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप, 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 क्या सबकी स्लोप सेम है? क्या सबकी स्लोप सेम है? क्या सबकी स्लोप सेम है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूं, ये क्या है, ये पूरे एक फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स है,
फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स है जिनकी सबकी स्लोप क्या होती है, आपकी सेम होती है। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली कौन से कर्व से किया गया है वो डिसाइड करेगा आपका सी डिसाइड करेगा। मान लो सी की वैल्यू 1 होगी तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस कर्व का इंटीग्रेशन करके ये डिफरेंशिएशन आया है। सी की वैल्यू 2 होगा तो इस कर्व से इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू है, सी की वैल्यू -1 होगा तो इस कर्व से निकाल के है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं, उसकी जनरल मीनिंग लिखा देता हूं, तो लिख लो ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx, ज्योमेट्रिकली integration of fx into dx represents a family of family curve, parallel curve. Geometrically, integration of fx into dx represents a family of parallel curve whose slope is given, whose slope of tangent, whose slope of tangent, whose slope of tangent at any point x is equals to x1 is given, whose slope of tangent at any point at x is equals to x1 is given. तो C यूज कहां पे होता है? C यूज क्या होता है? C इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि एग्जैक्टली कौन सा कर्व है जिसके डिफरेंशिएशन से हम लोगों को ये पता मिली है, जिसके इंटीग्रेशन डिफरेंस, जिसके डिफरेंशिएशन से हमें वो स्लोप फाइंड की है, या फिर कौन से कर्व का इंटीग्रेशन करने से वो कर्व फाइंड हो, वो आपका C डिसाइड करता है। मतलब C डिसाइड दैट व्हिच इज एग्जैक्ट कर्व, C decide the exact curve whose differentiation is given, C decide the exact curve whose differentiation is given। मतलब उन फैमिली ऑफ कर्व में से एग्जैक्टली वो कर्व जिसके डिफरेंशिएशन हुआ है वो कौन डिसाइड करेगा? आपका C डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आई होप अब आपको ज्यादा और बेटर से समझ में आएगी कि C आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट क्यों आर्बिट्रेरी होता है, इसको अब ये डाउट नहीं होना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो डिसाइड करेगी एग्जैक्टली कौन सा कर्व यूज हुआ है उन फैमिली ऑफ कर्व्स में से। आई बात समझ में? यस नो लिखो फटाफट से। एक नोट डाल लेना, एक नोट डाल लेना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इनडायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन वो आपका क्या है? वो आपका क्या दे रखा है? यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है क्यों? क्योंकि वो C के ऊपर डिपेंड करता है और C की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, उसका एंटी डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएशन यूनिक होता है। डिफरेंशिएशन यूनिक होता है, वो एक ही फिक्स रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, वो आपका एक स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। मतलब डिफरेंशिएशन यूनिक होता है, लेकिन उसका एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका इंटीग्रेशन वो यूनिक नहीं होता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? यस नो बोलो फटाफट से। ये लिख लो, फिगर बना लो और वो रीजन लिख लो, फिगर बना लो, रीजन लिख लो।
नेक्स्ट टॉपिक डालो इंटीग्रल integration of some standard basic function. Standard basic function. जैसे डिफरेंशिएशन में अपने पास 15-16 फॉर्मूले थे, वैसे इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं स्टैंडर्ड बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन वो देखना है। पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 into x। 0 का इंटीग्रेशन बताओ, 0 का इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ क्या होगा? 0 किसका डिफरेंशिएशन होता था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मैंने बोल दिया आपका c। ठीक। सेकंड इंटीग्रेशन x की पावर n into dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन सबको पता होगा। क्लास में होते थे मैं पकड़ के पूछता, लेकिन अब क्लास में हो नहीं इसलिए क्या पूछूंगा, इसलिए मैं बता दो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। कंडीशन बताओ कि कब होता है ये चीज, ये भी पूछ रहे थे। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c इसका इंटीग्रेशन होगा। कंडीशन बताओ कब होगा ये, कब होगा ये कंडीशन, जल्दी से बताओ कंडीशन क्या होगी, कब होगा? क्या n की हर वैल्यू के लिए होगा या n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं होगा? जल्दी से बताओ ये कब होगा? वेयर for n is not equals to -1, क्योंकि n is not equals to -1, n -1 पे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू -1 के अलावा बाकी सारी वैल्यू के लिए ये होगा, n की -1 के अलावा सारी पे होगा। और n is equals to 1 पे रखूं, n is equals to 1 पे क्या हो जाएगा? n is equals to -1 पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। मॉड लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो 1 upon x इसका डोमेन क्या होगा? x is equals to 0 के अलावा सारा होगा। जबकि सिर्फ ln x लगाया जाए तो उसका डोमेन चेंज हो जाता है। डोमेन क्या होता है? 0 से पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी होता है, लेकिन इसका डोमेन आपका क्या रहेगा? सारी रियल वैल्यू दे रखी है एक्सेप्ट 0। तो डोमेन इक्वल नहीं होता, उस वजह से आपका क्या वो सही इंटीग्रेशन नहीं होता। इसलिए क्या लिखो? ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। मॉड लगाना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। मॉड नहीं लगाओ तो गलत हो सकता है। यूजुअली कंडीशन के साथ में यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा जाता है। ठीक है। फोर्थ e की पावर x into dx। जल्दी से बताओ e की पावर x था तो e की पावर x हो गई, ये तो मैंने बता दिया। पांचवा बताओ a की पावर x into dx, इसका आपका वेट करूंगा मैं, जल्दी से बताओ वेट करूंगा मैं। a की पावर x का इंटीग्रेशन, जल्दी से बताओ a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, इसका क्या जाएगा? a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस c बनेगा। a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस c। याद करो ना भाई कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a की पावर x इनटू ln x, तब जाके a की पावर x ln x बनता है। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो उसका डिफरेंशिएशन, तो इधर ले जाऊंगा तो इंटीग्रेशन। बस उल्टा करना है, उल्टा करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन हो गया। 6 ln x into dx। क्या ln x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं? क्या ln x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं? ln x का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन तो क्या था? 1 upon x। तो क्या डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं? यस नो बोलो, यस नो बोलो, क्या डायरेक्टली कर सकता हूं? डायरेक्टली इसको नहीं कर सकता। इसको क्या करना? मेथड करना पड़ेगा, मेथड लगाना पड़ेगा, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? एक चीज लिखना चाहो लिख सकते हो, इंटीग्रेशन इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। उसका रीजन क्या है? इंटीग्रेशन में आपने चेन रूल था, चेन रूल था आपका, यूवी रूल था, यू बाई वी रूल था, लेकिन डिफरेंशिएशन में चेन रूल था, यूवी रूल था, यू बाई वी रूल था, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। वहां पे कुछ अलग अलग मेथड्स लगाने पड़ेंगे, अलग अलग मेथड लगा के आपको सोचना पड़ेगा। और साथ में ही कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, जो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी शर्त पर लगा लो, कंक्लूड कर लो कि इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन लगा दे दो मैं कर लूंगा। पता चलेगा कि फंक्शन ऐसा लगा दे दिया है कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है और तुम उसके इंटीग्रेशन पे लगे रहो।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। एग्जाम में डेफिनेटली वही क्वेश्चन आएगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन किसी से शर्त मत लगाना। कोई शर्त लगाने के कुछ भी ऐसा दे सकता है, गूगल पे डालोगे ना बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिल जाएंगे तो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपका। ठीक है, तो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला हम जानेंगे लेटर जब हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका क्या नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन थे। फिर उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बात करूं साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इनटू dx। जल्दी से बताओ साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं साइन x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों से बाहर नहीं निकलते, बहुत दोनों से बाहर नहीं निकलते। तो वो क्या बोलते हैं साइन x का डिफरेंशियल cos x है, तो वो तो साइन x का इंटीग्रेशन भी cos x बोले, लेकिन साइन x का इंटीग्रेशन cos नहीं होगा, माइनस ऑफ cos x होगा। क्यों? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो उस रीजन की वजह से है। तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एट फॉर्मूला क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इनटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा sin x प्लस 9। क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan x इनटू dx क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है? डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन tan x dx का कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता है? डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है? इसका डायरेक्टली कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन वैसे तो होता है कि ln ऑफ sec x होता है, ln ऑफ x sec x होता है, वो हम लोग जानेंगे लेटर, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, जबकि tan x का डिफरेंशियल डायरेक्टली था साइज, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, इसी ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होते इसमें। 9th फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इनटू dx। sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता था? sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता था? tan का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? tan x प्लस c। नेक्स्ट 10th इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इनटू dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका? माइनस cot x प्लस c। ठीक है, फटाफट 11th वाला फॉर्मूला तुम लोगों से इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x इनटू dx। क्या कोई फॉर्मूला होता है इसका? इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x इनटू dx का कोई फॉर्मूला होता है इसका? क्या कोई फॉर्मूला होता है इसका? इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x इनटू dx। अरे कुछ फॉर्मूला होता है क्या? जल्दी से बताओ, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला होता है आपका sec x प्लस c। सिमिलरली 12th होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इनटू cot x इनटू dx। इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका? माइनस cosec x प्लस c। ये ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो गए। अब इनवर्स की बात करूं, इनवर्स का बात करूं तो 13 फॉर्मूला क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन होते हैं। पहला बनता है sin इनवर्स x प्लस c, या फिर दूसरा बोल सकता हूं माइनस ऑफ cos इनवर्स x प्लस c। एज पर रिक्वायरमेंट मुझे यूज करना है, जिस फॉर्म में आपका आंसर है उस फॉर्म में यूज करना है। 14 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ये बन जाता है आपका tan इनवर्स x प्लस c बनता है, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं? माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस c बोलता हूं। और 15 फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ x इनटू x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ना क्या होता है? इंटीग्रेशन जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या बोल सकता हूँ? जल्दी से बोलो, इसका क्या बोलूंगा आपका? sec इनवर्स x प्लस c, या फिर इसको चाहो तो बोल सकता हूँ cosec माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या बेसिक फॉर्मूले हैं? बेसिक 14 फॉर्मूले हैं, सबको याद रहेंगे? यस नो बोलो फटाफट से, यस नो बोलो जल्दी से।
डन डन बच्चों, डन लिखो, डन लिखो। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन देखेंगे। बेसिक फॉर्मूला पे जो इंटीग्रेशन बनते हैं वो डायरेक्टली इजी से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक्स अच्छा नहीं है। आज का लेक्चर से लिंक करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे अच्छे हैं उनको ऑलरेडी सारी चीजें हो सकता है आती हो, फिजिक्स में पढ़ा आप लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ा था तो हो सकता है सारी चीजें आती हो, तो कोशिश करना उसको फास्ट से फास्ट मेथड में करने की। अलजेब्रा, इंटीग्रल, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन या फिर रूल्स। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन या फिर रूल्स के रूल्स होते हैं। अलजेब्रा में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम ध्यान रखने हैं। कुछ रूल्स वही रूल्स होते हैं जो हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था, कंटीन्यूअस डिफरेंशियल डिफरेंशियल जैसे पढ़ा था वही सेम रूल होंगे। कुछ थोड़े से अलग हो जाते हैं, कुछ अलग से होते हैं। कैसे? पहला जो रूल था इंटीग्रेशन ऑफ k इनटू fx इनटू dx। तो k कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं तो इसको बोल सकता हूं k इनटू इंटीग्रेशन ऑफ fx इनटू dx। ऑलरेडी पता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस dx इनटू dx। दो डिफरेंट आपका क्या है फंक्शंस होंगे, डिफरेंट सिमिलर टाइप के फंक्शंस होंगे। उनका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूं, दोनों को सेपरेट कर सकता हूं। तो fx इनटू dx प्लस माइनस gx इनटू dx, ये आपका क्या होगा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तीसरा मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ fx इनटू gx इनटू dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ fx डिवाइड बाय gx इनटू dx। इनका डायरेक्टली कोई रूल नहीं है, नो डायरेक्ट रूल। इसको आगे जानेंगे जब हम लोग मेथड्स करेंगे ना, तो मेथड्स के अंदर जानेंगे कि इनको हम कैसे करेंगे, वो हम जानेंगे लेटर। लेकिन अभी डायरेक्टली जैसे डिफरेंशियल में था ना u इनटू v रूल, u बाय v रूल, वैसे डिफरेंशियल में जैसा था वैसे इंटीग्रेशन में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो डिसिमिलर फंक्शन के हिसाब से है। वो बाई पार्ट्स बोलते हैं उसको बाई पार्ट्स बोलते हैं। वो हम आगे जानेंगे कि बाई पार्ट्स में कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है। थर्ड जो रूल होता है, ये कोई रूल नहीं है। थर्ड जो रूल होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, देखना ध्यान से करना। ध्यान से क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, इंटीग्रेशन इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx इनटू dx, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, gx प्लस c दे रखी है। अब यहाँ पे देखो ना, रूल सुनना, ये प्रॉपर्टी है। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जिस फंक्शन का वेरिएबल है, जिसका इंटीग्रेशन उसका वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ये दोनों आपके सेम टाइप के हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। तो मैं क्या करूं, उस केस में मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं, ठीक है। तो इस केस में यदि ऐसा है तो मैं क्या बोलूं, ऐसा दे दिया इफ ft इनटू dt इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, gt प्लस c बोल सकता हूं। मान लिया ऐसा दे दिया f ऑफ समथिंग d ऑफ समथिंग, f ऑफ समथिंग और d ऑफ समथिंग दोनों सेम है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, g ऑफ समथिंग प्लस c। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं। लेकिन यदि ऐसा कुछ दे रखा है fx इनटू dt, तो इस पे डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं अंटिल मेरे पास कुछ रिलेशन हो, x और t में कुछ रिलेशन हो, तब तक नहीं कर सकता।
या फिर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या कुछ सब्स्टिट्यूट करके मेरे को सेम टाइप का बनाना पड़ेगा। मुझे सब्स्टिट्यूट करके ये दोनों सेम टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। वरना ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड वेरिएबल होगा, बाकी ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो या तो सब्स्टिट्यूट करके मुझे सेम टाइप का बनाना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करूंगा उस केस में डायरेक्टली ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो ऐसे ही पूछेगा सारी चीज में। तो क्या करेगा आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और फंक्शन का वेरिएबल दोनों सेम टाइप के हैं, तो उस केस में डायरेक्टली मैं कर सकता हूं। ऐसे केस में मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मैं आपका डायरेक्टली एज्यूम करके जैसे मान लो ऐसा दे रखा है sin of 3x plus 4 into d of 3x plus 4 दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो 3x plus 4 और ये 3x plus 4 दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा। इसको मन में सोचो कि यदि sin of t into dt टाइप का है, sin of t into dt टाइप का है, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है आपका cos of t बनता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है cos of t, t का मतलब आपका क्या है 3x plus 4 plus c। मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा, आपको ये सर मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं। देखो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फिर वेरिएबल चेंज होगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वेरिएबल चेंज होगा, तो उस केस में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वेरिएबल चेंज होगा, उस केस में कुछ और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो वो लाइन नहीं बनेगा। मैं डायरेक्टली क्या सोच कर रहा हूं, प्रॉपर्टी लगाने को बोल रहा हूं, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्टली उसको एज्यूम कर लूं। एज्यूम कर लेता हूं, ये एज्यूम कर रहा हूं, इसको t की तरह एज्यूम कर लेता हूं, ये t की तरह एज्यूम कर लेता हूं। जैसे मान लो ऐसे दे दिया e की पावर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 into d of x square plus 5। अब देखो ये जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एज्यूम कर लेता हूं आपका t की तरह है, और ये भी t, तो e की पावर t into dt है, e की पावर t into dt है, तो इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूं e की पावर x square plus 5 plus डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूं माइनस cos होगा। ठीक है, ओके। अरे वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई बात समझ में? रूल समझ में आया थोड़ा? रूल समझ में आया थोड़ा सा? जैसे ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ cos x square into dx dx square, cos x square into dx square। तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ sin x square plus c, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यस और नो, यस और नो बोलो। कैसे बोल सकता हूँ? अरे समथिंग और समथिंग दोनों सेम है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अच्छा ऐसा दे रखा है cos of x square into dx दे रखा है, तो क्या अगेन इसको sin of x square plus c ऐसा बोल सकता हूँ? क्या इसको भी यहाँ पे ऐसा कुछ बोल सकता हूँ? ऐसा नहीं बोल सकता। रीजन है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। अच्छा ऐसा दे दिया, मान लो sin x into d of x square, तो इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस cos x plus c बोल सकता हूँ। क्या यहाँ पे माइनस cos x plus c बोल सकता हूँ? यहाँ पे भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपके सेम टाइप के नहीं है, ये दोनों सेम टाइप के नहीं है। अच्छा जैसे मान लो ऐसे दे दिया sin of cos x into d of cos x, इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताओ? sin of cos x into d of cos x। क्या इसको मैं माइनस cos of cos x plus c बोल सकता हूँ? यस नो बताओ मुझे, क्या मैं इसको माइनस cos of cos x plus c बोल सकता हूँ? क्यों नो? बोल तो सकते हो। देखो समथिंग और समथिंग दोनों सेम है, तो sin t into dt टाइप का, sin t into dt का इंटीग्रेशन क्या जाता है? माइनस cos t, माइनस cos t की जगह रख दिया, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जैसे ऐसा दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, तो क्या इसको मैं tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c ऐसा बोल सकता हूँ? क्या डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c?
क्या सोचो, इसको मैं बोल सकता हूँ ये आपका क्या एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एज्यूम करो, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, देखो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वेरिएबल चेंज होगा। यदि मैं सोचूं एक्स स्क्वायर को y की तरह सोचूं तो d ऑफ y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को y की तरह सोचूं, माने मन में सोचना है, थिंक करना है, d ऑफ y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, तो ये क्या आपका tan इनवर्स y, y की जगह क्या सोचा है आपने x स्क्वायर को रख दो आंसर। क्या इस केस में भी रखता हूं d अपॉन x dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, क्या इसको भी मैं tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c बोल सकता हूं? यस नो बताओ, क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं? tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अरे यस नो तो बोलो, कुछ तो बोलो। इसको मैं नहीं बोल सकता, इसको मैं नहीं बोल सकता। रीजन क्या है, यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया x इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दे दिया तो x की पावर 4, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्यों? क्योंकि x इंटू dx है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को t बोलूंगा, तो क्या जाएगा x dx की वैल्यू क्या जाएगी, dt बाई 2 आ जाएगा। तो इसको बोल सकता हूँ आपका ये बन जाएगा एक्सप्रेशन dt अपॉन 2 और क्या है 1 प्लस t स्क्वायर, तो उससे बनेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन और एजम्पशन दोनों में डिफरेंट है सब्स्टिट्यूशन और एजम्पशन। बेटा इसलिए नहीं बोल सकते कि इस फॉर्म में नहीं है ना, dx स्क्वायर था, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, तो x की टर्म्स में ये कन्वर्ट नहीं होगा परफेक्ट में। यहाँ पे कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीका लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अपना डायरेक्टली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x इंटू dx हो रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो तीनों मेथड में मैंने डिफरेंस बता दिया, सब्स्टिट्यूशन अलग होता है, एजम्पशन अलग होता है, और ये प्रॉपर तरीका अलग होता है। इन तीनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिखो फटाफट से लिख लो। डन बच्चों, डन।
रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू dx। ऐसा दे रखा है, ये आपका क्या है, ये लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्टिव करूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। एनसीईआरटी में तुम लोगों ने किया होगा, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट करके टी बोला था, जो सोल्व किया था, वो काफी लेंथी जाता था। तो मैं एक स्टेप में आंसर दे सकता हूं इसका। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, g ऑफ a x प्लस b अपॉन x का जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर डिवाइड प्लस ये डायरेक्टली आंसर आएगा। डायरेक्टली रूल याद रखना, जैसे रूल बताता हूं उन रूल को डायरेक्टली फॉलो करना, आग बंद करके लगाना, सारे इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, कैसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, प्रूफ करके बता देता हूं इसको। सब्स्टिट्यूशन से मैं क्या करूं, लेट a x प्लस b की जगह मैंने बोल दिया आपका t, तो क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में है तो a प्लस 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं a इनटू dx की वैल्यू क्या जाएगी, dt। तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, dt अपॉन a। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा, f ऑफ t इनटू dx से रख देता हूं dt अपॉन a, तो क्या जाएगा 1 अपॉन a इनटू f ऑफ t इनटू dt। f ऑफ t इनटू dt का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, dt, तो 1 अपॉन t 1 अपॉन a इनटू gt प्लस c, और gt की वैल्यू क्या जाएगी, तो हो सकता है 1 अपॉन a इनटू g का मतलब a t की जगह ax प्लस b प्लस c। यही इसका मैं क्या कर दूं, डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं। यस नो बोलो बच्चों, समझ में आया रूल। तो एनसीईआरटी में जब करते थे तुम लोग स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल में इतना लेंथी पढ़ता था, इतना करने की जरूरत नहीं, आप एक स्टेप में इसको आंसर देके निकलोगे आगे। ठीक है, यस नो बोलो, ये बात समझ में आई, आगे बढ़ो, जल्दी से यस नो बोलो फटाफट से। ठीक, जैसे मैंने बोल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस 5 इंटू dx। तो ये देखो 3x माइनस 5 क्या है आपका, लीनियर, ये लीनियर है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन ऑफ लीनियर इनटू dx। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या लीनियर है, तो इसको बोल सकता हूं माइनस ऑफ cos ऑफ 3x माइनस 5 प्लस c अपॉन उसका x कोएफिशिएंट बाय। आया समझ में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा बोल दिया e की पावर 4x माइनस 7 इनटू dx। 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 के लीनियर है, लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दूंगा, तो इसको बोल सकता हूं e की पावर 4x माइनस 7 अपॉन 4 प्लस c, डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यस नो कुछ तो बोलो। इंटीग्रेशन मैंने बोल दिया 1 अपॉन 2x माइनस 5 इनटू dx, 2x माइनस 5 इनटू dx। ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो लीनियर है तो उस केस में ये 1 अपॉन x की तरह ट्रीट होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं ln ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन उसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 2 प्लस c, डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूं। जबकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में किए होंगे, तो 5-5 6-6 लाइंस भरी होगी, तो हम लोग को इतना नहीं करना, हम लोग को डायरेक्टली करना है। क्लियर हो रहा है सिचुएशन? यस नो कुछ तो बोलो एटलीस्ट, अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, जैसे ऐसा बोल दिया साइन ऑफ cos x इंटू dx, तो क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं, आपका इसको बोल सकता हूं माइनस ऑफ cos x प्लस c, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यस नो बोलो कुछ तो, क्या ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस नो एटलीस्ट बताओ, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अरे काय का यस नो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ये वेरिएबल सेम नहीं है, और दूसरा ये आपका क्या है, cos x नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं। जैसे मैंने बोल दिया a की पावर 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू dx, तो क्या इसका इंटीग्रेशन करके मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, a की पावर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 प्लस c, क्या ऐसा बोल सकता हूं? अरे यस नो कुछ तो बोलो, क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या? वेरी गुड, ऐसा नहीं बोल सकता,
क्यों? क्योंकि ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5 है ये नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है तो फिर प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करके या कुछ और मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता, डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता। एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से, सारे पॉइंट से? लिखो जल्दी से लिखो। जैसे एग्जांपल दे दिया dx अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, इसको t की तरह ट्रीट करूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो इसको मैं बोल सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन इसका कोएफिशिएंट आपका क्या 3 प्लस सी। क्या ऐसा बोल सकता हूं? यस नो बताओ एटलीस्ट, क्या ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ठीक है, आई थिंक रूल नंबर 4 सबको क्लियर हुआ होगा। आई थिंक रूल नंबर 4 सबको क्लियर हुआ है। जल्दी से लिखो। डन नोट हो गया तो डन लिखो, मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ रूल नंबर 5 पे। नोट हो गया तो डन लिखो, आगे बढ़ता हूँ रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, डी ऑफ एफ एक्स आ गया, डी ऑफ एफ एक्स आ गया, तो अब डायरेक्टली इसको क्या कर सकता हूं, डी ऑफ एफ एक्स में सबसे पहले एक्सटर्नल फंक्शन दिखेगा, एफ का होगा एफ डैश एक्स इनटू, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स बोलो, डी ऑफ एफ एक्स आ गया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स इनटू डी एक्स। जैसे ऐसा एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, अपने पास क्या आएगा आपका, डी ऑफ टेन इनवर्स जेड आ गया, तो सबसे पहले टेन इनवर्स का डिफरेंशियल, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर इनटू क्या जाएगा आपका डी जेड। एग्जांपल के लिए ऐसा बोलूं, डी ऑफ 3 cos x प्लस 5 आ गया, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल, 3 cos x का 3 माइनस 3 साइन x प्लस 0 इंटू dx। समझ में आया रूल? ये रूल समझ में आया सबको? अब इस रूल की जरूरत कहां पे पड़ेगी, इस रूल की जरूरत कहां पे पड़ेगी, जैसे बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ आपका साइन x इंटू डी 2x माइनस 3,
अब इसका इंटीग्रेशन करना दे दे, साइन एक्स इंटू डी 2x माइनस 3, साइन एक्स इंटू डी 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम नहीं है। एनसीईआरटी वाला क्या बोलेगा, इसको 2x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट करो, 2x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट करो t से, और इसको t की टर्म्स में कन्वर्ट करो, लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस होगी, वो एक लेंदी प्रोसेस। मेरा एम लेंदी प्रोसेस में घुसने का नहीं है, मेरा एम डायरेक्टली करने का है। डायरेक्टली करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे इस रूल को सोल्व करूँ, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, d ऑफ 2x माइनस 3 को बोल दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ बोल दिया, साइन x इंटू डी 2x माइनस 3 को बोल सकता हूँ 2 माइनस 3 का 0 इंटू आपका क्या जाएगा dx, या फिर इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं 2 इंटू डी एक्स माइनस 0। तो क्या बोल दिया यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 कॉस एक्स प्लस सी। सी लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, सी नहीं लगाओगे तो आंसर आपका क्या गलत आ सकता है। एनसीईआरटी में आपका आंसर नहीं, पूरे मार्क्स नहीं देंगे, तो हो सकता है 2 मार्क्स में आपका हाफ मार्क्स कट कर लें सिर्फ सी की वजह से, ठीक है। तो सी लगाना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन में सी लगाना जरूरी है। आई होप ये रूल थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है, ये रूल थोड़ा आइडिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन करो, देखता हूँ क्वेश्चन करते हो कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस 5 इंटू डी 4x माइनस 3, कॉस ऑफ 3x माइनस 5 इंटू डी 4x माइनस 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों आपके क्या डिफरेंट है। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, इसकी टर्म्स में इसको कन्वर्ट करो, इसकी टर्म्स में इसको कन्वर्ट करो, तो ये जो प्रोसेस हो जाएगी काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, ये प्रोसेस हो जाएगी काफी लेंदी प्रोसेस जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, सबसे बेस्ट अप्रोच है ये रूल को फॉलो करो। ये रूल को फॉलो करूं तो क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या करूं, इसको तो एज रख दिया कॉस ऑफ 3x माइनस 5 इंटू, इसको मैंने बोल दिया आपका 4dx माइनस 0, तो 4 तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो क्या आपका cos ऑफ 3x माइनस 5 इंटू dx। क्या ये आपका क्या लीनियर फैक्टर, लीनियर फंक्शन है, क्या ये आपका लीनियर फंक्शन है, लीनियर है तो मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं। तो इसका मतलब 4 इंटू कॉस का क्या जाएगा, कॉस का क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर। किस किस का आंसर आया था, किस किस का आंसर आया था, यस नो बोलो फटाफट से, यस नो बोलो जल्दी जल्दी से। ठीक है, रूल नंबर 6 आप लोगों को मैंने बताया था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर जस्ट रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसा दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ, या ऐसा बोल दे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स इंटू डी एक्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं, एफ एक्स इंटू डी एक्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एफ एक्स आ जाएगी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो कैंसिल करके एफ एक्स प्लस सी आ जाएगी। क्या एग्री कर रहे हो इस रूल से? इनडेफिनेट में डायरेक्टली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को फेस करें तो डायरेक्टली एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, कंपनसेट कर देते हैं। लेकिन डेफिनेट आ जाएगा, कुछ और चेंजेस हो जाए तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, उस केस में कुछ और सिचुएशंस रहेगी। आई होप क्लियर हो गए सारे प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स क्लियर है। डन बच्चों, डन लिखो।
तो जैसा आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे इस चैप्टर में भी अपन को बहुत सारे वेरियस मेथड जो है इंटीग्रेशन के वो पढ़ने पड़ेंगे। अब इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ होता है। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, तो मैं फिर से सजेस्ट करता हूँ जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो वो फॉर्मूले दोबारा से एक बार याद कर ले सारी चीजों में, क्योंकि लिंक रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उस टाइम बच्चों से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेथड में पढ़ रहे हैं, ये मेथड में क्वेश्चन है, इस टॉपिक में पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही मेथड लगाना है, तो उस टाइम उसको बन जाता है। लेकिन जब एग्जाम में करते हैं या फिर कई दिनों बाद करते हैं तो वो फिर उनको नहीं बनता है, क्योंकि इसमें इतने डिफरेंट मेथड हैं। अकेले एल्जेब्रिक में मैं देखूंगा तो 8-9 मेथड एल्जेब्रिक में है, 9-10 मेथड अपने आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले में, तो कम से कम 25 से 30 मेथड्स हैं आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यूजुअली स्टूडेंट को स्ट्राइक ही नहीं होता है कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं, बस स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था कि स्ट्राइक हो गया और फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो वैसे यहाँ पे भी आपका क्या स्ट्राइक हो गया और आपने सही से फॉर्मूला लगाया तो 95% चांसेस है कि आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, अनटिल अनलेस आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक होना है। स्ट्राइक मतलब आपको क्वेश्चन को देख के स्ट्राइक होना है कि कौन सा मेथड लगाना है और सही फॉर्मूला लगाना है। सही फॉर्मूला लगाएगा और सही आपको स्ट्राइक हुआ तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। यदि दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो नहीं बनेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को बार बार पढ़ना पड़ता था, वैसे ही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को भी बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से सब पढ़ते हैं और इसी तरीके पढ़ोगे तब जाके बनेगा क्वेश्चन, वरना इसका क्वेश्चन नहीं बनने वाला, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो तो लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। पहला मैं बोलूं मेथड 1, इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंड रूल्स। इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंड रूल्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और रूल्स जो हमने पढ़े हैं उनको यूज करके करना है। ये कंपैरेटिवली इजी है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैनिपुलेशन के लिए हेल्प करेगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चन इजी है, वर्बली आप आंसर दे सकते हो, एक स्टेप में आंसर दे सकते हो। क्लास में होते तो मैं पूछता आंसर, लेकिन अभी हो नहीं, घर पे बैठे हो तो फिर मैं पूछूंगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर 2x माइनस 4 इंटू dx। फटाफट से आंसर बता दो, एक स्टेप का आंसर है, वर्बली आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, a की पावर x इंटू dx टाइप का है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या आपका लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 की पावर 2x माइनस 4 अपॉन उसका कोएफिशिएंट आपका क्या है 2 प्लस डायरेक्टली आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, जैसे दे दिया इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ 7 of log of x minus e की पावर of 6 of log of x divided by e की पावर of
डिवाइड बाई ई की पावर ऑफ 5 ऑफ log ऑफ x माइनस ई की पावर ऑफ 4 ऑफ log ऑफ x इंटू डी एक्स। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे मंथन, तुम्हारे आने का क्या प्लान है? तो अभी तुम्हारे एग्जाम तो ऑफलाइन होंगे ना स्कूल के? सितंबर में जो एग्जाम्स होंगे वो तो ऑफलाइन होंगे ना? अच्छा, वो भी ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, फिर तो मजे, घर पे बैठ के दोगे, फिर से तुम चीटिंग वीटिंग करोगे? हैं प्रॉपर मजे है फिर तो। अच्छा, तुम चीटिंग नहीं करते हो, अच्छे बच्चे हो तुम, तो चीटिंग नहीं करते हो, मैं बाकी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तुम तो अच्छे बच्चे हो। चलो आंसर दो इसका, इसका आंसर दो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या log दे रखा है, तो मतलब बाई डिफॉल्ट ये आपका क्या ln टाइप का ही होगा, ठीक है। ए की पावर m इंटू एन है, तो ये जो पावर है इसको इधर ले जाऊंगा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ ln x की पावर 7 माइनस e की पावर ऑफ ln ऑफ x की पावर 6 अपॉन इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ ln ऑफ x टू द पावर 5 माइनस e की पावर ऑफ ln ऑफ x टू पावर 4 इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, e की पावर ln एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 7 माइनस x की पावर 6 अपॉन x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर से क्या कॉमन ले लो, x की पावर 6 कॉमन ले ली, तो x माइनस 1 अपॉन नीचे से x की पावर 4 कॉमन ले ली, तो x माइनस 1 इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x की पावर 4 से x की पावर 6 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बहुत आसान है, वर्बली कर सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। कोई आंसर बच्चों? काफी टाइम ले लिया, काफी टाइम ले लिया। देखो u इंटू वी है, अब u इंटू वी रूल तो होता नहीं, तो इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो बाइनोमियल थ्योरम में आपने अगर पढ़ा था, आपका 1 प्लस एक्स की पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 प्लस एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ओड नंबर। तो मतलब ये जो है डेफिनेटली इससे डिविजिबल होगी, इससे डिविजिबल होगी, तो क्या करो, डिवाइड कर दो। अब चाहो तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप डिवाइड कर लो, या तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली रिलेट भी कर सकते हो। रिलेट करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो x प्लस 1 का डिवाइड कर दिया अपन लोगों ने, x की पावर 5 प्लस 1 में डिवाइड कर दिया, तो कितना जाएगा, x की पावर 4 टाइम्स
चल गया था क्या? कैसे? होता है ड्यूरेशन के इतने टाइम में आपका ख्याल अच्छा। कर जाएंगे। ठीक है। नीचे लेके आ रहे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों की? ठीक है। डिफरेंशिएट किया क्या है इसमें? डिफरेंशिएट किया है तो क्या आया, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो क्या कर दिया यहाँ पे? डिफरेंशिएट कर दिया था तो क्या आ जाया था आपका? x की पावर 4 माइनस आ गया तो माइनस एक्स क्यूब से किया था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा था? ये कैंसिल हो गया तो क्या बन गया था आपका? एक्स क्यूब प्लस 1 बच गया था। तो किससे किया था आप लोगों ने? प्लस एक्स स्क्वायर से किया था। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दूंगा तो क्या जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल तो क्या जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या कर दूं? माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन चेंज करूंगा तो क्या जाएगा आपका? प्लस कैंसिल प्लस तो क्या जाएगा? एक्स प्लस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल तो क्या जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखूंगा, ये पूरा पूरा पार्ट कैंसिल कैंसिल तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स 2 प्लस एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन का क्या होगा आंसर? इजी था, इजी था। नेक्स्ट फोर्थ, e की पावर a ln x प्लस e की पावर x ln a इंटू x। जल्दी से बताओ। e की पावर a ln x प्लस e की पावर x ln a इंटू x। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? अरे काफी टाइम ले लिया, इतना टाइम थोड़ा लगता है यार, आंसर दो ना। मतलब तुम डांटने वाले काम क्यों करते हो? क्या आंसर नहीं है इतनी देर में? मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने। बोल दिया करो कोई आंसर। माइक कौन है सबके? मतलब जबरदस्ती गधों की तरह बैठे रहना है क्या तुम लोगों को सबको घर पे? क्या करूंगा इसको? जल्दी दूंगा तो क्या जाएगा? e की पावर ऑफ ln ऑफ x टू द पावर a प्लस e की पावर ऑफ ln ऑफ a टू पावर x इंटू dx। क्या कर सकता हूं? e ln ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x इंटू dx। x टू द पावर a का इंटीग्रेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, a टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a टू पावर x अपॉन ln a प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर। किस चीज का था आंसर? अब रिस्पॉन्ड तो कर दो, एटलीस्ट मी तो लिख दो। मी लिखते भी जोर आ रहा है क्या? तो बोलते क्यों नहीं है तुम लोग? टेक्स्ट लगता है क्या तुम लोग बोलने में भी? नेक्स्ट करो। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ। इतने बेसिक बेसिक एग्जांपल करवा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए। मुझे शौक आ रहा है क्या इतने इजी क्वेश्चन करवाने का? 3x² प्लस 16 dx अपॉन 3x² प्लस 16। फटाफट से आंसर दो।
देखो क्या करूंगा, यहां से मैंने ध्यान दिया तो 1/16 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा आपका dx अपॉन 1 प्लस 3/16 एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसको क्या चल बोल सकता हूं, तो 1/16 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस इसको बोल सकता हूँ √3/4 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। के लीनियर है, ये आपका क्या एक लीनियर फैक्टर है, लीनियर है तो इसका आपका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लग जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/16 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 1, ये क्या जाएगा 10 इनवर्स x मतलब √3/4 x अपॉन उसका कोएफिशिएंट मतलब √3/4 प्लस c। तो क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा ये बन जाएगा इसका आंसर 1/4 √3 10 इनवर्स ऑफ √3/4 x प्लस c, इसका आंसर। वैसे आगे पढ़ोगे तो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा, एक स्टेप में करने का तरीका बताऊंगा डायरेक्टली फॉर्मूला, लेकिन जब तक आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आता है तब तक इस स्टेप से रिलेट करके करोगे, ठीक है। 6 जैसे इजी क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूं, कंफ्यूज करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस 5 की होल पावर 3x प्लस 2 की होल पावर 5 इंटू dx। फटाफट से बताओ, समथिंग की पावर 5, समथिंग की पावर 5, e की पावर 3x प्लस 2 की पावर 5, इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से बताओ। अब बताइए यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये समथिंग की पावर लीनियर की पावर है तो ये आपका क्या है नॉट लीनियर हो जाएगा। स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, नॉट लीनियर, लेकिन ये नॉट लीनियर नहीं होगा, गलती करेंगे यहाँ पे। देखो क्या करना है, यहाँ पे a टू पावर m टू द पावर n होता है तो इसकी वैल्यू क्या आपका a टू द पावर m इंटू n होती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो ये क्या बोल सकता हूँ, a टू द पावर आपका क्या 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 15x प्लस 10 इंटू डी एक्स। तो ये आपका क्या लीनियर है कि नहीं है, ये लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली बोल सकता हूँ e की पावर 15x प्लस 10 अपॉन 15 प्लस c, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या इसको डायरेक्ट कर सकता हूं? अरे डायरेक्ट कर सकता होगा, यस नो बोलो कुछ तो। क्या ये फंक्शन लीनियर है? ये नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या करूंगा, ये समथिंग, ये a बोलू ये b बोलू, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको बोल सकता हूँ a का स्क्वायर। तो 4 इंटू 3 की पावर 2x प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 5 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 ab। तो 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 1 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो 4 इंटू 3 की पावर 2x इंटू dx प्लस इसको भी डायरेक्टली कर सकता हूँ 5 की पावर 2x प्लस 2 इंटू dx। अब ये भी देखो आपका, ये तो क्या है आपका 4 तो बाहर आ जाएगा, 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 1, ये डिफरेंट है इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 इंटू dx। तो क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दूं तो क्या है आपका 4 इंटू 3 की पावर 2x अपॉन ln 3, इसको बोल सकता हूँ 5 की पावर 2x प्लस 2 अपॉन ln ऑफ 5 और प्लस 5 इंटू 4 20, a की पावर m इंटू b की पावर n, फॉर्मूला होता है a की पावर mn। तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 15 की पावर x अपॉन ln 15 प्लस c, ये इसका आंसर। क्या किसी ने सोचा था ऐसा, किसी ने ऐसा सोचा था, किसी का आंसर था ऐसा? यस लो लिखो, मी लिखो यदि किसी ने सोचा तो ऐसा, जल्दी से मी लिखो। ठीक है ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।
आज डाउट क्लास नहीं मंथन, आज वो है उसकी है ना, वो रिवीजन क्लास है बाइनोमियल की, रिवीजन क्लास। एक्चुअली किसी और दिन शेड्यूल नहीं हो पाई थी डाउट क्लास, अब क्लास में हम लोग ले रहे हैं डाउट तो, और यहाँ पे भी कर लेंगे हम लोग, या फिर डाउट क्लास में किसी और दिन देखता हूँ, किसी और दिन देखता हूँ पॉसिबल है तो, या फिर एक काम करता हूँ मनीष सर से मैं एक बार देखता हूँ कि किस दिन फ्री है, तो मनीष सर से मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो डाउट क्लास ले ले, ऐसा भी है तो चलो ठीक है। ठीक है मिलते हैं, ओके बाय बाय।